ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर एचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए आज 9th चैप्टर हमारा फिजियोलॉजी का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9th चैप्टर, और वो है, अब हम सिस्टम्स को सबको पढ़ेंगे, जितने भी सिस्टम हैं, तंत्र। तो आज पहला हम लेते हैं पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र पाचन नाल यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसको जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं। गैस्ट्रो पेट, इंटेस्टाइनल ट्रैक का मतलब है लंबाई में जो एक ट्रैक नहीं होता, जैसे अपने कह देते हैं रेलवे का ट्रैक है, सिम जीआई ट्रैक पूरा का पूरा लंबा। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पाचन तंत्र, पाचन नाल व उससे संबंधित ग्रंथियों ग्लैंड्स से मिलकर बनता है। पाचन तंत्र जो है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं, ग्लैंड्स आएंगी और जीआई ट्रैक आएगा पूरा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक नलिका नुमा संरचना है जो भोजन को ग्रहण करने व उसके पाचन का कार्य करती है। यह पाचन अंगों से मिलकर बनती है। तो ये जो है, इसके अंदर वो अंग हम लेंगे। इसके अंदर कौन कौन से अंग जो इंक्लूड होंगे, भोजन जो ग्रहण करेंगे, पचाएंगे, शरीर से गुजरने, अवशोषण व बिना अवशोषित भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सीधे रूप से संबंधित होते हैं, उन्हें पाचन अंग यानी कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा माउथ टू एनस, पूरा का पूरा जीआई ट्रैक्ट कहलाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, इसमें क्या क्या आएगा? मुख गुहा यानी कि बक्कल कैविटी। अब ये जो नाम है, ये बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही आसान सिंपल होगा, लेकिन जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ये टफ रहेगा। तो थोड़ा हिम्मत करेंगे, याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ऐसा कुछ इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो कोई है। तो आप इसको ध्यान से, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट एग्रीकल्चर से हैं हमारे पास, तो आप लोग इसको ध्यान से सुने। बक्कल कैविटी, मुख गुहा, ये जो हमारा मुंह है, जब हम इस जबाड़ा के खोलेंगे तो ये पूरी की पूरी मुख गुहा है, जिसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है? जहाँ लैरिंग्स यानी कि सांस के निकलने का और भोजन के निकलने का रास्ता, जो ये जो है वो कहलाता है फेरिंग्स। और लैरिंग्स होता है सांस वाला अकेला, सांस जो सांस क्रॉस करेगा लैरिंग्स में से ट्रेकिया में जाएगा। तो ये जो भोजन है और सांस दोनों ही इसमें से जा सकते हैं। तो ये इसकी संरचना भी हमने पीछे पढ़ी है, या आगे इसमें आएगा तो आपको समझाएंगे। उसके बाद में आता है इसोफेगस। आमाशय, स्टोमक, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन शामिल होते हैं, जो सीधे तौर पर भोजन के पाचन से संबंधित रखते हैं। तो अब इसमें कुछ मेरा ख्याल से इस डायग्राम में भी दिखा रखा है कि देखिए, बक्कल कैविटी यहाँ नहीं बताई गई है, लेकिन यहाँ ये इसोफेगस जो फेरिंग्स से शुरू हुआ, और ये इसोफेगस, फिर इसके बाद में ये स्टोमक दिखाया गया इन्होंने, जहाँ पहले रेटिकुलम आता है। पहले तो खैर रूमन है, रूमन के बाद में ही होता है वैसे रेटिकुलम। तो पहला भाग जो है वो रूमन कहलाएगा इसका। तो ये हालांकि रेटिकुलम आगे का पोर्शन है, बिल्कुल आगे जो है, डायफ्रागम से टच करता हुआ रेटिकुलम ही होता है। तो ये रूमन है, जो बड़ा सबसे बड़ा सेक जो है इसका रूमन ही होता है। 4 पेट हमने पढ़े हुए हैं इनके, कि 4 नाम होते हैं इसके। तो ये रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम इसका ट्रू स्टोमक जो है कहलाता है। तो इसके बाद में हमारे पास
ये इसमें सिर्फ जो इन्होंने लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन और रेक्टम ही दिखाया है। इसका पूरा जो आगे हम इसका विस्तार से आगे पढ़ते हैं, इसको हम देखेंगे। तो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, सहायक पाचन अंग, वे अंग जो पाचन में सहायता करते हैं उन्हें सहायक पाचन अंग कहते हैं। जैसे दांत है, सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, लार ग्रंथियाँ, लिवर है, पैंक्रियाज है, तो ये जो सारे इसमें सहायक जो है वो अंग कहलाएंगे। और इसका पूरा का पूरा ये चित्र इधर आहार नाल और मुख गुहा ये पूरा का पूरा दे रखा है इन्होंने। तो इससे पहले तो ये इन्होंने बताया ही है कि एलिमेंट्री कनाल क्या है और सहायक अंग क्या है। तो सहायक अंग ये होंगे और एलिमेंट्री कनाल ये होती है। तो अब हम पहला एलिमेंट्री कनाल से जुड़े हुए सभी इस पूरे के पूरे ट्रैक को पढ़ेंगे पहले। तो एलिमेंट्री कनाल में रूमिनेट्स की आहार नाल नॉन रूमिनेट्स की तुलना से अधिक जटिल होती है। इसके निम्न भाग होते हैं। तो सबसे पहला हमने पहले पीछे पढ़ भी लिया है कि पहला आता है बक्कल कैविटी। तो ये यहाँ शो किया हुआ है, देखें ध्यान से, रूट ऑफ माउथ। और ये देखिए इसी डायग्राम में डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कैटल लिखा है, जहाँ पे इसमें पूरा का पूरा ये देखिए मुंह जहाँ ये खोला गया तो ये बक्कल कैविटी, ऊपर वाला जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा, और यहाँ सेलिवरी ग्लैंड्स और सेलिवरी डक्ट्स, जहाँ सेलिवरी ग्लैंड्स खुलती हैं। और ये रूट ऑफ यहाँ माउथ, और यहाँ फेरिंग्स देखिए जहाँ से ईसोफेगस स्टार्ट है और फिर उसके बाद में ईसोफेगस स्टार्ट होता है। तो ईसोफेगस के बाद में अब आप देखें रूमन पहला है। रूमन पहला पोर्शन है जिसे हम पाउंच भी कहते हैं। पाउंच अंडरलाइन कर लेना, ये कई बार पूछा जाता है। पाउंच आगे शायद ही आएगा, पूरा इसका विवरण देखेंगे। पाउंच कहते हैं इसको। और इसके बाद में हमारे पास होता है रेटिकुलम, जिसको हनीकॉम्ब कहते हैं। और रेटिकुलम के बाद में जो है ओमेजम होता है, जिसको हम मैनीप्लाइज कहते हैं। मैनीप्लाइज, पलाई जो आप देखते हैं, जिसके पलाई होती है, घरों में लाते हैं तो उसके कई परतें होती हैं। इसी तरह इसके अंदर भी परतें होती हैं ओमेजम में, तो इसको इसीलिए मैनीप्लाइज कहा गया है। तो एबोमेजम जो है वो इसको रूमन, ये रूनट गलत लिखा हुआ है, रीनट भी हो सकता है कहते हैं। ट्रू स्टोमक इसको कहते हैं, रीनट कहते हैं। यस, एबोमेजम को इसके 3 नाम हैं, देखिए, रीनट भी कहते हैं, ट्रू स्टोमक भी कहते हैं, और एबोमेजम इसका नाम। इसको ट्रू स्टोमक कहते हैं। ये ट्रू स्टोमक है वास्तव में। तो ये बाकी के तो जो रूमन है वो तो एक यूँ समझ लिए कि चारा इकट्ठा करने का साधन है। पशु जो एकदम से खा लेता है और फिर उसके बाद में जुगाली करके वास्तव में फिर जो है रेटिकुलम में वो आता है। रेटिकुलम में ओमेजम में, और ओमेजम से एबोमेजम में जाता है। तो ये क्रम भी आपको याद होना चाहिए, ये जरूर पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस के अंदर। क्रम जो है बताइए, किस क्रम में भोजन जो है ईसोफेगस के बाद में किस क्रम में इनमें पहुंचता है। तो ये क्रम लिखे होंगे, इसमें आपको पता होगा। तो पहला रूमन है, फिर रेटिकुलम है, फिर ओमेजम है, फिर एबोमेजम है। ये आप इसको ध्यान में रखना जरूरी है। आगे शायद दिया होगा कहीं, तो मैं आपको देखूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, अभी इसको क्रम में याद रखें। अब इसके बाद में आता है, देखिए, बाइल डक्ट। तो ये बाइल डक्ट जो है हमेशा लीवर से आती है, क्योंकि यहाँ लीवर तो दिखाया नहीं गया, लेकिन बाइल डक्ट जो है ड्यूडिनम में खुलती है। ये यहाँ ड्यूडिनम इन्होंने दिया नहीं है नाम, ये जहाँ बाइल डक्ट खुल रही है ये ड्यूडिनम है, और पैंक्रिएटिक डक्ट भी ड्यूडिनम में ही खुलती है। तो ये दोनों की दोनों यहाँ ड्यूडिनम में जो खुल रही हैं। इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन है, और जबकि ये बड़ी होती है, ये ध्यान रखना। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम इसका इसलिए है कि इसका ल्यूमन यानी कि बोर इसका छोटा होता है, इसके लिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। लेकिन ये लंबाई में बड़ी होती है, ध्यान रखना। अब जो आती है वो आती है लार्ज इंटेस्टाइन। इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, इसको आप देख रहे डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा होगा।
उसका ल्यूमन यानी कि बोर कम है, इसका बड़ा बोर है। देखिए बोर लुमन अंदर जो है अंदर का जिसको हम बोर कहते हैं, बोर। तो ये देखिए अब आप इसके अंदर, और ये लार्ज क्यों है, इसलिए है कि इसका बोर बड़ा है और वैसे ये छोटी है उससे। अभी हम आगे इसके कितने फिट हैं वो भी पढ़ेंगे, तो उसके अंदर भी पता चलेगा कि इसके अंदर पोर्शन 3 है लार्ज में भी, इसके सीकम कॉलन और रेक्टम। तो ये भी हम देखेंगे कितने उनकी जो है वो लंबाई होगी। ये यहाँ दे रखे हैं इन्होंने, सीकम कोलन नहीं दिया, बाकी ये कोलन है और ये रेक्टम है, देखिए। यस, तो इसको आप ध्यान से, क्योंकि जो नए स्टूडेंट इससे एग्रीकल्चर से हैं वो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होंगे। अदरवाइज बायोलॉजी वालों ने तो ये इंटेस्टाइन खूब पढ़ी है, नाम ये सब उनको याद है। कोई ये एक्स्ट्रा नाम ये 4 आए हुए इसमें, तो उन्होंने एक स्टोमक पढ़ा था, अब ये स्टोमक के 4 भाग हैं, ये उनके लिए विशेष है, बाकी तो सारा सेम है, उन्होंने सब पढ़ा हुआ है। तो ये पहला बकल कैविटी ये हमने देख लिया, भोजन ग्रहण करने, उसे चबाने, उसमें लार मिलाने में जुगाली करने का स्थान है। इसमें उपस्थित दांत भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। भोजन को ग्रहण कर पाना भी जीभ, दांत व होठों के द्वारा ही संभव होता है। गाय में लार की औसत मात्रा 100 से 120 लीटर प्रतिदिन स्रावित होती है। अंडरलाइन करना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। और मुख्य गुहा में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता, यहाँ तो सिर्फ ये इसमें मिक्सअप ही होता है, मिलाना होता है। जुगाली पूर्व मुख में पुनः लाया गया भोजन, जो जुगाली के लिए रूमन से वापस जो है जुगाली पूर्व मुख में पुनः लाया गया भोजन जो है ये कड कहलाता है। अंडरलाइन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और ये और एक काइम, 2 पूछे जाते हैं। काइम भी आगे आएगा, जब हम पेट से भोजन जो है आगे जाएगा इंटेस्टाइन में, तो वो वहाँ जो है पूरा का पूरा ये उसमें चेंजेज हो जाएंगे, तो वो काइम कहलाता है और ये कड कहलाता है। तो इसको आप ध्यान से ये याद रखना भी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स में या मल्टीपल चॉइस में। अब इसके बाद में आती है ग्रसनी, फेरिंक्स। यह भोजन को मुख्य गुहा से ग्रीसिका में यानी कि इसोफेगस में पहुंचाने का माध्यम होता है, जो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों में समान रूप से ही होती है। अभी मैंने ये पहले मेरे उसमें बता भी दिया। इसमें कुल मिलाकर 7 छिद्र खुलते हैं। अंडरलाइन कर लेना, ये 2.5 नंबर का पक्का है सवाल, 2 नंबर में तो कहीं चक्कर ही नहीं है। पूछा जाएगा कि ये कौन कौन से छिद्र जो हैं वो फेरिंक्स में खुलते हैं। तो 2 छिद्र नाक में नेजोफेरेंशियल ओपनिंग, नाक के हैं। फिर कान, यूटेकियन ट्यूब या यूस्टेकियन ट्यूब भी कहते हैं या स्टेकियन ट्यूब भी कहते हैं, यू जो है साइलेंट रख लेते हैं, वैसे तो इसको यूस्टेकियन ट्यूब भी बोलते थे। तो 2 छिद्र कान और 2 छिद्र श्वसन तंत्र, लैरिंग्स। 1 छिद्र श्वसन तंत्र का, और एक तो वो है ही ग्रसनी अपने आप में। छिद्र ग्रेसिका में इसोफेगस, तो इसोफेगस भी इसी में खुलेगा, और 1 छिद्र मुख्य गुहा में यानी कि बक्कल कैविटी में। तो ये देखिए अब आप इसके अंदर ये 7 छिद्र हैं, 2, 4 और 3, 7 छिद्र खुलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन है ग्रसनी। तो ये 7 के 7 छिद्र आपको ध्यान में रहने चाहिए। 2 नाक के, 2 कान के, 1 श्वसन का, 1 इसोफेगस का और 1 बक्कल कैविटी। इसोफेगस यह एक
नुमा संरचना, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, जो ग्रसनी से अमाशय तक फैली रहती है। यह रुमन में कार्डिया नामक हिस्से पर खुलती है, जो डायाफ्रागम के पीछे की तरफ स्थित होता है। क्योंकि डायाफ्रागम के पास में तो हार्ट भी होता है ना, तो ये डायाफ्रागम के पीछे की तरफ जो है उनमें कार्डियक नामक हिस्से पर खुलती है। इसकी भित्ति में बाहरी मांसपेशियां परत जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल व आंतरिक परत सर्कुलर होती है। बाहर इसमें देखिए ये नाल है, तो इसकी जो बाहर वाली जो है ये लेयर है वो लॉन्गिट्यूडिनल है, और जो अंदर जो इसके है वो सर्कुलर है। अंदर वाली जो है लेयर सर्कुलर है, बाहर वाली लॉन्गिट्यूडिनल मांसपेशियां। सामान्यतः यह पहली आधी लंबाई तक ऐच्छिक पेशियों वॉलंटरी मसल से व शेष आधी पूरी तक अनैच्छिक पेशियों इनवॉलंटरी मसल से बनी होती है। वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी दोनों तरह की अंडरलाइन कर लेना। पहली आधी लंबाई इनकी वॉलंटरी मसल्स है, और आधी तक जो है वो अनैच्छिक यानी कि इनवॉलंटरी मसल्स हैं। कार्डियक नामक छेद पर एक अकुंचनी पेशीय द्वारा कार्डियक स्फिंक्टर पाया जाता है, जो सामान्यतः बंद रहता है। वह केवल भोजन के आवागमन तथा गैस के निकलने के समय ही खुलता है। भोजन के आवागमन तथा गैस के निकलने के समय ही ये खुलता है। कार्डिया नामक छेद पर जहाँ से ये इसोफेगस इसमें एंटर करता है, यह रुमन में कार्डियक नामक हिस्से पर खुलती है। तो जहाँ ये एंटर करता है वहाँ पर कार्डियक स्फिंक्टर पाया जाता है। स्फिंक्टर जो मसल है और कुछ नहीं है। स्फिंक्टर मसल होते हैं जो टाइट रहते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो वो लूज हो जाते हैं। पाया जाता है जो सामान्यतः बंद रहता है, वह केवल भोजन के आवागमन व तथा गैस के निकलने के समय ही वो खुलता है। यस, तो हम गैस जैसे डकार आता है और भोजन हम लेके जाते हैं अंदर, खाते हैं तो इंगल्फ तो करते हैं ना, उसको खाते हैं तो अंदर उसको जब जोर से ईसोफेगस में भेजते हैं तो ईसोफेगस से वो जब रुमन में जाता है तो ये यहाँ पे वो जो मसल है, स्फिंक्टर मसल है, उसके बाद में बंद हो जाता है। और जब अभी डकार आता है तो ये खुल जाता है। तो ये इसीलिए बोला गैस जो है वो गैस निकलने के समय, तो डकार में क्या होता है, गैस ही तो निकलती है। तो ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ जीआई ट्रैक ऑफ पिग, जीआई ट्रैक ऑफ डॉग, ये अलग अलग जो है वो इन्होंने दिए हैं। तो हम इसमें अब आता है हमारे पास स्टोमक, अमाशय। ईसोफेगस की बात तो स्टोमक ही आएगा। तो रूमिनेंट्स में अमाशय निम्न 4 भागों में बंटा होता है। पहला है रुमन, जिसको पाउच बोलते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा है रेटिकुलम, ये अलग नाम इनके याद कर लेना, इसको हनीकॉम भी कहते हैं। हनीकॉम क्यों कहते हैं? मधुमक्खी की छत्ते की तरह इसकी भीतरी जो है बनावट होती है। और रूमन और पाउच कहते हैं जहाँ ये जो इकट्ठा कुछ किया जा सके। तो रूमन है ही इकट्ठा करने के लिए, और सबसे बड़ा पाउच है ये एक तरह से। तो ये पाउच, ओमेजम और मैनीप्लाइज, ये मैंने आपको प्लाइज का बता दिया, पहले भी बोल दिया। प्लाइज, तो प्लाई कैसे बनती है? कई परतों से बनके बनती है। तो इसी तरह से इसके अंदर भी कई फोल्ड होती हैं, कई फोल्ड की परतें होती हैं। तो इसलिए इसको मैनीप्लाइज जो कहा जाता है, ओमेजम और मैनीप्लाइज, यूँ आप याद रख लें।
मैनी प्लाई। तो एबोमेजम जो है वो इसको कहते हैं ट्रू स्टोमक। तो ये चारों के नाम आपको अलग अलग याद होने चाहिए, क्योंकि पिछली बार शायद ट्रू स्टोमक पूछ लिया गया, उससे पहले हनीकॉम्ब पूछ लिया गया था। अब इनमें मैनी प्लाइज और पाउच में भी पूछा जा सकता है। प्रथम 3 भागों को संयुक्त रूप से फॉल्स स्टोमक कहते हैं, जो ग्रसिका की वृद्धि के परिवर्तित रूप होते हैं, ग्रसिका ईसोफेगस। जबकि चौथा भाग ट्रू स्टोमक कहलाता है। असली वास्तव में पेट यही होता है। अब हम एक एक करके इन चारों को पढ़ते हैं। समय हमारे पास अभी सभी हमारे पास है, तो आज इसको ये पेट जो है वो कल से कम रूमन को तो कंप्लीट पढ़ ही लेते हैं। रूमन 1 को कंप्लीट कर लेते हैं। यह आमाशय का सबसे पहला व सबसे बड़ा भाग होता है। ये देखिए, मैंने आपको वहाँ भी बता दिया। ईसोफेगस सीधा रूमन में खुलेगा, ये पहला भाग हुआ। और दूसरा भाग रेटिकुलम है, तीसरा ओमेजम और चौथा एबोमेजम है। तो यूं इसको क्रमबद्ध याद रखना है। जो डायाफ्रागम से लेकर पेल्विक इनलेट तक फैला रहता है। डायाफ्रागम हमें पता है, ये हमारा जो थोरैकिक कैविटी, तो डायाफ्रागम का हमें पता है, और डायाफ्रागम से लेके पेल्विक कैविटी भी पता है हमें। पेल्विक कैविटी, तो ये जो बीच की एब्डोमिनल कैविटी, इसको पूरी को ये भरे हुए रखता है। यानी कि डायाफ्रागम से लेके पेल्विक इनलेट, जो पेल्विक इनलेट तक जो है, पेल्विक इनलेट कौन सा है? पेल्विक कैविटी जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ तक जो है यूं फैला रहता है। यह रूमिनेंट्स के पेट एब्डोमेन का अधिकांश बायां हिस्सा घेरे रखता है। एब्डोमेन का बायां हिस्सा मैंने अभी बता दिया, तो अधिकांश एब्डोमिनल कैविटी का बायां हिस्सा बाएं हिस्से में ही होता है, तो घेरे रखता है। तो इसके 2 भाग होते हैं, एक तो होता है डोर्सल सैक और एक होता है वेंट्रल सैक। तो डोर्सल सैक और वेंट्रल सैक। तो अब हम इसको इसमें भी ठीक है, लेकिन बड़े पैमाने पे, और इसमें थोड़ा ब्लैक है, तो इसमें हम इसके डायग्राम को यूं हम इसको देख लेंगे। डायग्राम के लिए इसको हम यहाँ, मुझे लगता है आपको ये ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये देखिए, ये यहाँ ईसोफेगस हुआ। अब ये सीधा देखिए रूमन में खुल रहा है। ये इसका डोर्सल पार्ट है रूमन का, ये वेंट्रल पार्ट है रूमन का। अभी इसने बताया 2 भागों में, तो ये एक डोर्सल हो गया, ये वेंट्रल हो गया। अब जो मैंने आपको बताया था कि ये ईसोफेगस, ये देखिए यहाँ खुल रहा है। अब ये रेटिकुलम है, ये इसका सेकंड पार्ट है। इसके बाद में ये ओमेजम है, थर्ड पार्ट है, और फिर ये एबोमेजम चौथा पार्ट है। एबोमेजम जो है वो देखिए, ये यहाँ आगे ड्यूडिनम, ये ड्यूडिनम में जो है वो खुल रहा है। तो ड्यूडिनम से पहले भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो इसमें क्या होता है, एबोमेजम में, एबोमेजम के बाद में पाइलोरिक वाल्व आएगा। पाइलोरिक वाल्व, जहाँ से ये पेट आंत में खुलता है, ये ध्यान रखें, पाइलोरिक वाल्व। तो ये तो आप बायोलॉजी वालों को तो ध्यान में है, लेकिन आप जो इसे एग्रीकल्चर से हैं उनके लिए है, ध्यान रखें। यहाँ पाइलोरिक वाल्व होता है। तो ये पेट जो, जब तक ये पाइलोरिक वाल्व खुलता नहीं है, ये यहाँ से पूरा का पूरा जो एबोमेजम के अंदर जो मटेरियल है, जो खाया है, वो इसमें नहीं जा सकता। इसको खोलता है, वो भी एक फंक्शन है, वो आगे हम देखेंगे। तो ये इसके बाद में जो है इसमें ड्यूडिनम में एंटर करता है। तो इस ड्यूडिनम के अंदर लीवर भी, यहाँ से लीवर जो है, बाइल जो है, बाइल डक्ट जो है, जो गाल ब्लेडर और लीवर से कंबाइन होती है, क्योंकि ये लीवर से जो है स्टोर होता है गाल ब्लेडर में, और गाल ब्लेडर से ये दोनों कॉमन होती है। उस डक्ट से ये जो आकर के इस ड्यूडिनम में खुलता है। यहीं पर पैंक्रियाटिक जो है, पैंक्रियाटिक जो है डक्ट होती है, क्योंकि पैंक्रियाज है
मैंने आपको बताया है कि ये एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन जो ग्रंथि होती है, तो जो एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन तो अंदर का अंदर रक्त को ही वो हार्मोन दे देगी, अल्फा बीटा जो है हमारे, लेकिन ये पैंक्रियाटिक जूस है, ये जो इसकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये जो है एक्सक्रीट करके ड्यूडेनम में भेजती है। तो यहीं वो लगभग थोड़ी दूरी पर, यहाँ देखेंगे कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था या कितना, अब मुझे पूरा नहीं है ध्यान, लेकिन इसमें देख लेंगे। उसके बाद में ये जो है पहले बाइल डक्ट खुलेगी, फिर पैंक्रियाटिक डक्ट खुलेगी ड्यूडेनम में। तो ये जूस जो है, जब ये पाइलोरिक वाल्व से ये हमारे पास जो काइम बना है, अब ये आपको समझ में आएगा, ये काइम है, अब ये काइम जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर, स्टोमक के अंदर जो ग्राइंडिंग हो गई, जो मिक्सअप हो गया, जो डाइजेशन होना था, जो प्रिपरेशन होनी थी वो तैयार हुई, अब वो एक काइम बन गया, काइम अब इंटेस्टाइन में जाएगा। तो अब ये जब इसके अंदर जाएगा, पाइलोरिक वाल्व खुलेगा तो ये इसमें जाएगा, तो ये जूस उसी समय से ही एंटर करेंगे, बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस ये इसके अंदर मिक्स होंगे। तो ये एक प्रक्रिया है। तो अब इसके अंदर आज हम इसमें देखेंगे, अब इसमें यहाँ ये जो बुक है, इसके अंदर जो हमने देखना है वो इसके अंदर हम इसमें दोबारा इसको चेक कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर देखिए, इसमें ये देखिए, यहाँ ये इन्होंने बता रखा है, ये इसोफेगस है ही, इसमें कोई चक्कर नहीं है। ये डोर्सल उसका हो गया, रुमन का, ये रुमन है, और ये इसका रुमन का वेंट्रल हो गया। तो अब इसमें देखिए, ये एक लॉन्गिट्यूडिनल इसमें ग्रूव है, ये देखिए यहाँ पे, ये राइट लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव, लाइक इधर है नज़र में, ओके, राइट, ये राइट साइड में, एक इधर लेफ्ट साइड में भी होगी, क्योंकि ये पेट है, इसके दोनों साइडें हैं, राइट और लेफ्ट। तो ये तो राइट में है लॉन्गिट्यूडिनल, ये देखिए, ये राइट लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है यहाँ पे, ये मेरे ख्याल क्लियर हो गया। इसके बाद में पोस्टीरियर ग्रूव ऑफ रुमन, तो ये पोस्टीरियर ग्रूव ऑफ रुमन है, देखिए यहाँ पे 2 नंबर, ये पोस्टीरियर ग्रूव है इसकी, ये तो थी राइट ग्रूव, ये है पोस्टीरियर ग्रूव, ये लॉन्गिट्यूडिनल थी, ये पोस्टीरियर ग्रूव होगी। अब इसके बाद में 3 और 4th, यानी कि 3rd और 4th, ये देखिए, ये है और ये है, 3 नंबर और 4 नंबर आप अपनी बुक में देखेंगे। ये क्या है, इन्होंने कहा है कि ये 3 और 4 ये कोरोनरी ग्रूव्स हैं। अब इसको ध्यान से समझना, एक्चुअल में तो ये कोरोनरी पिलर होते हैं ये। अब इसको आप ध्यान से समझना कि जैसे, अब इसको ध्यान से आप समझें कि, ध्यान से समझें, अब इसको आप देखें 2 उंगलियों को, जब आप ये 2 उंगलियों को देखेंगे तो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये खड्डा लंबा, तो ये तो हो गई ग्रूव। अब अगर इधर ये इस साइड में अगर ये यूं निकली हुई हो, देखिए, अब मैं इसको आपको बताऊंगा, अगर ये यूं निकली हुई हो, ये देखिए, तो अंदर की साइड में क्या है, ये यूं निकली हुई होती है, तो ये क्या है, ये एक तरह का पिलर बन गया, यानी कि यूं। अब आप देख रहे हैं, इसको देखें, ये तो हो गई ग्रूव, बाहर यूं देखें, ये बाहर की साइड है, ये देखें, ये बाहर की साइड है जो हमारे को बता रखी है। तो ये तो क्या कह रहा है, 3rd और 4th कोरोनरी क्या है, ये ग्रूव, ये बाहर से तो ग्रूव आपको लाइन नजर आएगी, ये देखिए ग्रूव, गड्ढा है लंबा, तो ये ग्रूव है। ये ही अंदर की तरफ जो क्या होता है, ये बढ़ी हुई है यूं, ये देखिए, ये इस तरह से अंदर की तरफ बढ़ी हुई है, तो ये क्या कहलाएंगे, पिलर। तो बात एक ही है, 3rd और 4th क्या है, कोरोनरी बाहर की साइड ग्रूव है, ये अंदर की साइड इसको कहते हैं पिलर। तो ये पिलर है। अभी आपको नेक्स्ट डायग्राम में क्लियर हो जाएगा, नहीं उसी ये इसमें आपको शायद क्लियर हो गया। इसके बाद में देखिए नंबर 5 और 6 पोस्टीरियर ब्लाइंड सैक। अब आप देखिए ब्लाइंड सैक कौन सा होता है, ये देखिए, इधर मुंह है, ये इधर से बंद है, इधर मुंह है, इधर बंद है। ये देखिए, एक मैं और जोड़ देता हूँ इधर, ये देखिए, इधर से बंद है और इधर मुंह है, एक ही साइड में उसका मुंह खुलता है, बाकी जो है वो किधर से नहीं खुलता, बंद है, दैट इज कॉल्ड एज ए ब्लाइंड। ये जो ब्लाइंड है इसको कहते हैं ब्लाइंड। तो ये सैक है, सैक कहते हैं उसके पोर्शन को, पाउच को, उसका एक पाउच है जो ब्लाइंड है, तो ये ब्लाइंड सैक है। तो ये देखिए कौन कौन से हैं यहाँ पे,
इधर देखें आप, ये हमारे पास ये 5 है और ये 6 है नंबर, तो ये भी ब्लाइंड है। देखिए इधर ही खुलेगा अंदर, ये भी इधर ही खुलेगा, यहाँ बाहर की तरफ कोई इनका खुलने का रास्ता सिस्टम में नहीं है। तो ये 5 और 6 ब्लाइंड, पोस्टीरियर ब्लाइंड सैक, ये पोस्टीरियर ब्लाइंड सैक है। देखिए अब इसके बाद में आता है रुमन के, और 7वां इन्होंने दिया है पाइलोरस या पाइलोरिक वाल्व या पाइलोरस। पाइलोरिक वाल्व तो इसमें होता है, ये पाइलोरस है, वो ओपनिंग है खुलने वाली और इसके अंदर वाल लगा होता है, तो ये पाइलोरस, ये जो है यहाँ ये इन्होंने पाइलोरस, ये 7 नंबर पे, ये देखिए ये 7 नंबर पे पाइलोरस दे रखा है और यहाँ ड्यूडिनम बता रखा है। तो ये जो एबोमेजम है ये जब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खुलेगा तो वो पोर्शन जो जगह है उसको ये पाइलस कहते हैं, पाइलोरस कहते हैं, और वो पाइलोरिक वाल्व कहलाता है जो इसको रोकता है। अब इसको अगर आप और भी अच्छे तरीके से समझना चाहें तो ये देखिए इसके अंदर ये दे रखा है। अब इसमें आपको बहुत ही क्लियर हो जाएंगे वो पिलर। देखें आप, ये देखिए यहाँ इसोफेगस ए, रेटिकुलम नंबर 2, ये देखिए ये रेटिकुलम है बी। अब ये जो सी है इसमें इसोफेजियल ग्रूव है, इसोफेजियल ग्रूव, ये क्या काम आती है इसोफेजियल ग्रूव, इसके अंदर जो छोटा बछड़े होते हैं ना छोटे, उनके अंदर जब वो दूध जो पीते हैं तो सीधा ही एबोमेजम में चला जाता है, रूमन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको ना जुगाली करनी है, ना कोई वापस लाना है, ना इन तेन पेट की उनको ज़रूरत नहीं होती। इसलिए इसोफेजियल जो ग्रूव है ये डायरेक्ट जो है एबोमेजम में खुल जाती है, जो ट्रू स्टोमक है उसी में चली जाती है और वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये जो इसोफेजियल ग्रूव है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसोफेजियल ग्रूव, रेटिकुलो रूमिनल फोल्ड, रूमन की और रेटिकुलम की, ये बी है और ये सी। आप देखिए जब जो है डी, ये रेटिकुलम की, रेटिकुलम और रूमन, ये रूमन है ये रेटिकुलम, इसकी जो है ये हमारे पास रेटिकुलोरूमिनल फोल्ड, यहाँ एक फोल्ड है, यूँ फोल्ड जैसे हमने कंबल को फोल्ड कर लेते हैं, रजाई को फोल्ड कर लेते हैं, इसी तरह से यहाँ एक घुमाव है, फोल्ड है यहाँ पे। इसके बाद में आता है ई, एंटीरियर, ये एंटीरियर हुआ ना, इधर से देखिए ये हमारे पास जो इसोफेगस इधर आ रहा है, तो इसोफेगस की तरह अगला भाग ही है, तो ये एंटीरियर है, तो ये एंटीरियर रूमन हो गया, ये वाला ये एंटीरियर हो गया, ये डोर्सल हो गया, ये वेंट्रल हो गया, यहाँ यही दे रखे होंगे एफ जो है, हाँ डोर्सल रूमन, ये एफ डोर्सल रूमन हो गया। और ये जो एफ के बाद में आता है जी, ये एंटीरियर पिलर। अब ये देखिए यहाँ ये एंटीरियर पिलर है, ये एंटीरियर पिलर दे रखे हैं, ये देखिए ये एंटीरियर पिलर, यानी कि बाहर की ग्रूव अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, यहाँ मोटापन है, तो मोटापन है तो इसको इसलिए इसको पिलर कह दिया। तो ये एंटीरियर पिलर है, ये देखिए। अब इसके बाद में आता है लॉन्गिट्यूडिनल पिलर, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव जो वहाँ देखी थी ये इसके अंदर का ये लॉन्गिट्यूडिनल ये पिलर है, यहाँ पे ये